हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 जो आपका छठवां पेपर है हिंदी का। तो चलिए आज शुरू करते हैं हिंदी का पेपर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। आपके ऑप्शंस हैं प्रश्नोत्तर प्रणाली, अभिनय प्रणाली, सी गत प्रणाली और व्याख्या प्रणाली। आपका राइट ऑप्शन है ए। प्रश्नोत्तर विधि से विद्यार्थी में सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। विद्यार्थी इस विधि के माध्यम से अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, जागृत शब्द का विलोम शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं सुषुप्त, विषुप्त, शयन, चेतना। राइट ऑप्शन है ए सुषुप्त। जागृत का विलोम शब्द सुप्त या सुषुप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। आपके ऑप्शंस हैं पुस्तक, ममता, अच्छाई, सुरेश। राइट ऑप्शन है पुस्तक। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से एक जात के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक आदि। आपका अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए संकोच, बी झिझक, सी शर्मीला होना, डी विद्यालय दुनिया। आपका राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। यहाँ उपरोक्त सभी होगा। विद्यालय दुनिया उनकी दुनिया से कुछ अलग होती है, जिसके कारण उनमें संकोच, झिझक, शर्मीला होना आदि का भाव प्राय देखने को मिलता है। ये भाव बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए 4, बी 6, सी 8 और डी 10। राइट ऑप्शन है 6 बी। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। जो पहला है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। अगला प्रश्न है, ये आपके 5 ऑब्जेक्टिव थे बहुविकल्पी प्रश्न। अब आपके अतुलग उत्तरी प्रश्न है। तो छठवां प्रश्न है, किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इसका आंसर है विराम चिन्ह भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में 13 प्रकार के विराम चिन्ह हैं। पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, उपविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, अवतरण या उदाहरण चिन्ह, विषयानुबोधक, लाघव, संक्षेप सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह और विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह। ये आपके 13 हैं। अगला प्रश्न है, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। यह समास के 6 भेद होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में से विभक्ति हटाकर उन्हें मिलाया जाता है तो उस मेल को हम समास कहते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, 6 संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। 6 एक संयुक्त वर्ण है जो 2 व्यंजन या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनता है, तो हम इसे संयुक्त वर्ण या व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संख्या है, जैसे छ को हम क और स से जोड़ते हैं, त्र को त और र, और ज्ञ को ज और आ से, और श्र को स और आ से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए। तो प्रत्यय वह शब्द या अव्यय होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उसका अर्थ ही बदल देते हैं, तो प्रत्यय कहलाता है। जैसे पढ़ाई, तो पढ़ाई में पढ़ धन आई, तो आई आपका इसमें प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता बताइए। इसका आंसर है, मौखिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य मन के विचारों को स्वतंत्र रूप से बोलकर अभिव्यक्त करने से है। व्यक्तित्व विकास के लिए सरल, स्पष्ट या प्रभावशाली मौखिक
अव्यक्ति का होना आवश्यक होता है। आपका अगला प्रश्न है, पत्र के प्रकार लिखिए। तो आंसर है, सामान्य तौर पर पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जिनमें हम आधिकारिक व्यवसाय और जानकारी देने के लिए लिखे जाते हैं, और अनौपचारिक व्यक्तिगत जैसे दोस्तों परिवार संवाद करने के लिए लिखे जाते हैं, वो अनौपचारिक कहलाते हैं। अब आपके लघुत्तरी प्रश्न हैं जो 12 से 18 हैं, 6 क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, 12वां, शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है गद्य शिक्षण। इस विधि में शिक्षक सबसे पहले पद्यांश का वाचन करता है, फिर उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बतलाता है तथा बाद में सभी वाक्यों का सरलार्थ बताते हुए गद्यांश का अर्थ कर देता है। इसके उद्देश्य हैं शब्द उच्चारण को शुद्ध करना, विद्यार्थियों के शब्द भंडार को बढ़ाना, भाषा से संबंधित ज्ञान में वृद्धि करना और छात्रों में शक्ति का विकास करना। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य, जो भाषिक तत्वों का ज्ञान कराते हैं। इसके अंतर्गत उच्चारण, शब्द प्रयोग, शब्द रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि का उल्लेख किया जाता है। और दूसरा है विशेष सामग्री का उल्लेख, जो पाठ के अंतर्गत भाव्य विचारों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है आपका, मौखिक अभिव्यक्ति तथा लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले मौखिक अभिव्यक्ति, बातचीत में सक्रिय भागीदारता का निर्वाह करना, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति होती है। और दूसरी है लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति से लिखने की स्वतंत्रता, अपने समाचार पत्र छपने, अपने मन के विचार और किसी भी गठबंधन के खिलाफ लिखने की सफलता स्वतंत्र और अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है, छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय लिखिए। तो इसके 2 उपाय हैं। पहला है ध्वनियों का संपूर्ण ज्ञान कराना। इसमें है बालकों को यह अनिवार्य है कि कैसे ध्वनियों का संपूर्ण ज्ञान करते हैं, ध्वनियों के उच्चारण में जीव, कंठ आदि का योगदान, जैसे अल्प और महाप्राण में क्या अंतर है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, इन सभी तथ्यों को उसे उदाहरण देकर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और दूसरा है उच्चारण प्रतियोगिता। कक्षण शिक्षण में भाषा के कालांश में उच्चारण की प्रतियोगिता करानी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, काल किसे कहते हैं। काल के भेद लिखिए। काल क्रिया के जिस रूप में होने या करने या होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 इसके भेद हैं। पहला है वर्तमान, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यकाल। तो वर्तमान काल में क्रिया का वह रूप है जिसमें वर्तमान समय में होने का पता, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, अभी लिख रहा है, वर्तमान है। और दूसरा है भूतकाल, जिसमें क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य के बीते हुए समय का बोध होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहित विद्यालय गया। और आपका अगला है भविष्यकाल। इसमें ये क्रिया का वह रूप है जिसमें किसी कार्य के आने वाले समय में करने या होने का पता चले, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। जैसे गीता विद्यालय जाएगी। आपका अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें। तो कविता भाषा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भावना व्यक्त की जाती है और रसानुभूति व भावबोध होता है। पाठक की स्थिति व भाव के आधार पर कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। पहले कविता शिक्षण की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है कविता के सौंदर्य तथा भावना की सहज अभिव्यक्ति होती है। दूसरी है कविता पाठक के मन को आसानी से छू जाती है। और तीसरी है कविता में भावबोध की प्रधानता होती है और कल्पना के मिश्रण से सौंदर्य चित्रण की कविता में सहज बनाया जा सकता है। और लास्ट है कविता की लयात्मकता, शब्दावली को पढ़ने के लिए सस्वर पठन अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, पत्र लेखन की विशेषताएं बताइए। तो पत्र लेखन की निम्न विशेषताएं हैं। सबसे पहले अच्छे पत्र की विशेषता के पत्र के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ बातें सभी प्रकार के पत्र लेखन में प्रभावी होती हैं। दूसरी है उचित भाषा। पत्रों की भाषा शुद्ध एवं स्पष्ट, पाठक के लिए पठनीय एवं भद्र शब्दावली होनी चाहिए। दूसरी है उचित संबोधन।
पत्र लेखन में पाठक के लिए संबोधन का विशिष्ट महत्व रहता है। और तीसरी है त्रुटि वाक्य लेखन, जो पत्र लेखन के व्याकरण संबंधित त्रुटियां खोजकर उन्हें दूर करने का प्रयास करती है। और आपका अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वे शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसका उदाहरण है हिरण तेज भागता है। इसमें तेज भागना, तेज क्रिया विशेषण है और भागने की जो विशेषता बता रहा है वो विशेषण है, वो जो भागने की विशेषता बता रहा है। दूसरा है राम अच्छा लिखता है, अच्छा शब्द लिखने की विशेषता है, अतः अच्छा क्रिया विशेषण है। ये आपके 18 क्वेश्चन हो गए, जो आपके 1 से 18 तक। ये आपका हिंदी का पेपर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ के जाइए, पेपर के लिए बहुत लाभदायक हैं। और अगली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और इसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी।